हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एकाधिकार बाजार के अंदर पूर्ति वक्र जो है आखिर क्यों नहीं होता है इस बारे में जो है डिस्कशन किया था। अगर भाई आपने ईमानदारी से अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जो है उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो जो है हमारे लिए उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के मुद्दे का नाम है एकाधिकार शक्ति का माप और कोटि, या इसको जो है कीमत के लिए थंब रूल भी कहते हैं। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड इट्स मेजरमेंट, रूल ऑफ थंब फॉर प्राइसिंग। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी बच्चों के जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर से जाने वाला जो है टॉपिक है, क्योंकि समझ में नहीं आता है आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी है, किसको कहते हैं एकाधिकार शक्ति। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर आते हैं अपनी लैंग्वेज पर। देखिए ये क्या कह रहा है कि एकाधिकार शक्ति मोनोपोली पावर का आखिर क्या मतलब होता है। देखिए कह रहा है जी, एकाधिकार शक्ति से अभिप्राय एक फर्म द्वारा अपनी सीमांत लागत से अधिक कीमत वसूलने की क्षमता से है। मतलब कि एक फर्म, सूत्र रूप में एकाधिकार शक्ति क्या है, एकाधिकार शक्ति इज इक्वल टू P माइनस MC। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहे जी मोनोपोली पावर का ये मतलब है कि जो एक फर्म है या जो एक उत्पादक है वो अपने प्रोडक्ट को सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट से जो है कितना ऊपर तक जो है बेच सकता है, सीमांत लागत से उसको कितनी ऊपर बेचने की वो क्षमता रखता है, उसके बेचने की क्षमता को सीमांत लागत से जितना भी अधिक वो जितना भी ऊपर वो बेच सकता है, उसी बेचने की क्षमता को जो है मोनोपोली पावर कहते हैं। सूत्र रूप में मोनोपोली पावर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। P और MC के बीच के अंतर को ही एकाधिकार शक्ति कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है कि एक अब सीमांत लागत क्या है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बनाने से जो भी कॉस्ट आती है, अब वो जो कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट को हम कितनी ऊपर बेचते हैं मार्जिनल कॉस्ट से, तो वो जितना भी ऊपर हम बेचेंगे वो हमारी मोनोपोली पावर जो है कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली बात यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे आपको समझना है कि भाई हम ये जानते हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता जो मार्केट होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों आपस में जो हैं बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे बराबर होते हैं वो हम यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया है y एक्सिस और ये मैंने बना दिया है x एक्सिस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, और ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कैसे होता है, ये हो गया आपका पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर यही AR होता है, यही MR होता है और यही क्या होता है, यही आपका प्राइस होता है। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, सीमांत लागत, ये होता है जी यू शेप का, ये हो गया MC। ठीक है, अब ये इसको कहां पर जो है कट करके जा रहा है, MC को ये कट कर रहा है जी यहां पर, तो इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है, MR और MC कहां पर बराबर हैं, इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर जो है आपस में बराबर हो रहे हैं। और कितनी प्रोडक्शन हो रही है, OQ की जो है यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्राइस है यही प्राइस है, प्राइस कितना है, QA कह सकते हो या OP भी आप कह सकते हो। प्राइस जो है वो भी OP है या QA, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यही प्राइस है। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी उतनी आ रही है, क्योंकि ये जो कर्व है कहां पर इसको कट कर रहा है, यहां पर, तो कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है आपकी QA। ठीक है, ये भी कितनी आ रही है, QA ही आ रही है। तो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट, यहां पर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, मोनोपोली पावर क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, मोनोपोली पावर क्या है, मोनोपोली पावर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो अब क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, जो प्राइस है वही मार्जिनल कॉस्ट होती है। इसकी वजह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो मोनोपोली पावर होती है वो शून्य होती है। ठीक है,
लेकिन अगर हम बात करें एकाधिकार बाजार की, तो एकाधिकार बाजार के अंदर क्या होता है, देखिए एकाधिकार बाजार के अंदर हमेशा जो कीमत होती है वो ग्रेटर देन होती है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। तो इस देखेंगे इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। इसका जो कर्व है वो कैसे बनता है, देखिए ये हो गया आपका ए आर और ये हो गया आपका एम आर, ठीक है। ये हो गया आपका ए आर और ये हो गया आपका एम आर, ठीक है। और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। कहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है। और ओ क्यू की जो है प्रोडक्शन हो रही है और ए पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पर है। अब ये जो ए आर होता है यही प्राइस होता है और यही डिमांड कर्व होता है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, ए आर वक्र ही जो है मांग वक्र होता है, वही प्राइस है, ठीक है। ए आर प्राइस के बराबर भी होता है और ए आर ही मांग वक्र है। तो यहां पर देखोगे आप ये प्राइस कितना आ रहा है, यहाँ पर प्राइस आ रहा है आपका यहाँ पे, ये इसको नाम दे दीजिए बी। यहाँ पर आप देखोगे कीमत कितनी है, कीमत है यहाँ पर पी क्यू, कीमत कितनी है सॉरी पी क्यू नहीं बी क्यू, कीमत कितनी है, कीमत है बी क्यू, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस वाली लाइन है। और यहाँ पे जो आपकी सीमांत लागत है मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहां से जा रहा है, ये जा रहा, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है क्यू ए, ये क्या है QA। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है और इन दोनों के जो बीच का अंतर है तो वही क्या है, मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर क्या है, BQ माइनस QA, BQ माइनस QA मतलब कि क्या आ गया आपका BA। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है आपका, जो कि वो मार्जिनल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट तो उसकी यहां तक आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट से वो प्रोडक्ट को कितनी ऊपर पे बेच रहा है, इतनी ऊपर पे जो है वो प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो यही क्या है एकाधिकार की, यही एकाधिकार की जो है मोनोपोली पावर है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं बात मुद्दे पर कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो मोनोपोली पावर नहीं होती है, एकाधिकार के अंदर मोनोपोली पावर होती है, ठीक है। अब कितनी है मोनोपोली पावर, जो है कितनी है, ज्यादा है कम है, उसको मेजर करने के लिए, एकाधिकार शक्ति को मेजर करने के लिए अलग अलग बंदे हैं या अलग अलग जो है महाशय हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके बताए हैं कि मेरे तरीके से जो है ऐसे जो है मोनोपोली पावर मेजर करते हैं। मैं इसे जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे लर्नर का माप है, सबसे फेमस है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लर्नर ही है। लर्नर का माप है, ट्रिफिन का माप है, बेन है और रोथस्चाइल्ड जो है इसका माप है। 4 महाशय हैं जिन्होंने अपने अलग अलग जो है मेथड बताए हैं कि मेरे मेथड से जो है कैसे मोनोपोली पावर को हम मेजर कर सकते हैं। इसको डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गाइज लर्नर, किसका, लर्नर का माप जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं कि इस मेथड से हम कैसे मोनोपोली पावर को जो है मेजर करते हैं। देखिए पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। लर्नर का माप, या इसको आप लर्नर सूचकांक भी कह सकते हो, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एकाधिकार शक्ति का निर्धारण जो है सर्वप्रथम सबसे पहले जो है अब्बा लर्नर द्वारा किया गया था। पर्सन का नाम है अब्बा लर्नर, इसलिए इसको जो है लर्नर का माप कहते हैं। उन्होंने देखा कि एकाधिकार बाजार के अंदर फर्म जो है कीमत निर्धारण खुद करती है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता, लेकिन एकाधिकार के अंदर एक फर्म कीमत का निर्धारण जो है वो खुद करती है, जो कि हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती है। हम पीछे देख चुके हैं। लर्नर ने यह देखा कि फर्म की एकाधिकार शक्ति मोनोपोली पावर जो है इस बात पर निर्भर करती है कि एक फर्म अपने उत्पाद को मार्जिनल कॉस्ट से कितने अधिक पर बेच सकती है, जो कि अभी हम पीछे पढ़े हैं कि मार्जिनल कॉस्ट से कितने ऊपर पर हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कीमत और एमसी के बीच में जितना अधिक अंतर होगा एकाधिकार शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। भाई मैं अपने प्रोडक्ट को मार्जिनल कॉस्ट से जितना ऊपर बेच सकूंगा उतनी ही मेरा मोनोपोली पावर ज्यादा है, और तथा इसके विपरीत भी। और जितना मैं मार्जिनल कॉस्ट से जितना कम पर बेचना होगा उतनी ही मेरी मोनोपोली पावर क्या होगी, कम होती रहेगी। जितना ज्यादा बेचूंगा उतनी ज्यादा मोनोपोली पावर, जितना कम बेचूंगा उतना कम मोनोपोली पावर। अब ये क्या कह रहा है यहां पर देखेंगे।
लर्नर अब्बा ने ये देखा कि एकाधिकार शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि मांग की जो लोच है वो क्या है। इन्होंने क्या करा गाइज, इन्होंने जो है इनके मेथड के अकॉर्डिंगली इन्होंने मोनोपोली पावर को जो है मांग की लोच के साथ जो है जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। किसके साथ? मांग की लोच के साथ। ठीक है, इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। ये जो रिलेशन होता है हमने आगम वाले चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ा है। ठीक है, आगम मतलब कि पी क्या होता है? ए आर एम आर और मांग की लोच, उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो मैंने यहाँ पर जो है लिख रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है तो आप आगम वाली वीडियो देख सकते हैं। आगम वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि आखिर ए आर एम आर और मांग की लोच में क्या संबंध होता है। वैसे इतना दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान में रखना है। एम आर सीमांत आगम जो है, पी प्राइस कह सकती हो कीमत, और यही ए आर होता है औसत आगम, और ई क्या है? ईडी मांग की लोच है। अब हम इस फॉर्मूले से जो है इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि कैसे इन्होंने जो है इस रिलेशन की हेल्प से इन्होंने जो है अपने फॉर्मूले को जो है निकाला, कैसे इनका जो है फॉर्मूला ड्राइव हुआ। ठीक है, एक एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से जो है गाइज सुननी है। हमें ये पता है कि जब संतुलन होता है तो ऐसे केस में क्या होता है? एम आर और एम सी ये दोनों जो हैं आपस में बराबर होते हैं। कब होते हैं बराबर? संतुलन की अवस्था में जो है बराबर होते हैं। तो अगर मैं इस एम आर की जगह ये एम सी रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? एम सी इज इक्वल टू पी 1+1 में ई, ये बन जाएगा जी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस P की इसके साथ और इस P की इसके साथ, दोनों के साथ जो है आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो MC इज इक्वल टू P प्लस P अपॉन में E। ठीक है, दोनों के साथ मैंने जो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब MC इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर E। कैसे लेते हैं एलसीएम? इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे, E आएगा, फिर जो भी आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो EP प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो प्लस P ये आ जाएगा। उसके बाद जो भाग में होता है वो भाग जाएगा और भाग के कहा जाता है? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया MC इज इक्वल टू E इज इक्वल टू EP प्लस P। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आपका। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पर जो है E को अलग करना है। क्या करना है मुझे? E को जो है अलग करना है, E की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो P प्लस का है इधर आकर जो है माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू EP, ये इधर आके प्लस का है और इधर आकर ये आपका माइनस में हो जाएगा। माइनस का P इज इक्वल टू E, मैं यहां से जो है कॉमन ले रहा हूं, P माइनस MC। ठीक है, ये जो है यहां पर आ गया। अब आपको क्या करना है? बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आपको जो है ये इसको इसके पास और इसको ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसको जो है इधर और इसको जो है इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन में E, जो मल्टीप्लाई में होता है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है ये इधर आकर जो है P माइनस MC अपॉन में P। ठीक है, तो ये जो आ गया आपका, ये पूरा का पूरा ये जो आ गया, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को कहते हैं लर्नर सूचकांक। क्या बोलते हैं इसको? ये L मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि इसी को क्या कहते हैं? लर्नर सूचकांक, जो कि आपको क्या बता रहा है? E क्या है? E है आपका मांग की लोच। क्या है E आपका? E है आपका मांग की लोच। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ये जो लर्नर का ये जो सूचकांक है ये जो है 0 से लेकर 1 के बीच में जो है रहता है। किसके बीच में रहता है? 0 से लेके 1 के बीच में जो है रहता है। ठीक है, तो लर्नर का कैसे निकाला इसने? इन्होंने जो है ये यहां पर देखेंगे, इन्होंने जो है जो AR MR और मांग की लोच उसके बीच में जो संबंध होता है उस संबंध से इन्होंने क्या करा है? फॉर्मूले को ड्राइव करा है। ठीक है, अब यहां पर हमें ये देखना है कि जब मांग की लोच जब अलग अलग होती है, मतलब जब मांग की लोच जो है ज्यादा होगी तो क्या होगा, और जब मांग की लोच जो है कम होगी
तो क्या होगा, ये हमें जो है यहाँ पर देखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब दो केस हमें समझने हैं। एक अधिकार शक्ति का प्रभाव कब कम होता है और एक अधिकार शक्ति का प्रभाव कब जो है ज्यादा होता है। ये कह रहा है कि जब मांग वक्र जो है वो अधिक लोचदार होगा तो कीमत और एमसी के बीच का जो अंतर है वो कम होता है, ठीक है, और एक अधिकार शक्ति कम होगी और कम लाभ होगा। दूसरे केस में कह रहा है यहाँ पर जब मांग जो है वो कम लोचदार होती है तो कीमत और एमसी के बीच का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा होता है और एक अधिकार शक्ति जो है अधिक होती है, मतलब कि आपको अधिक लाभ जो है यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपका मांग वक्र जो है वो अधिक लोचदार होता है तो आपका जो है कैसे कर्व बनेगा, और जब कम लोचदार होता है तो आपका जो है कैसे कर्व बनेगा। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने वाले हैं इस पे, अधिक वाले पे हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने जो है ड्रॉ कर दिया y एक्सिस और ये मैंने जो है ड्रॉ कर दिया x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। उसने बोला जब आपका मांग वक्र जो है वो जब अधिक लोचदार होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मांग वक्र आपका अधिक लोचदार होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो है कर्व जो है कैसे बनता है, ठीक है। तो जब मांग वक्र अधिक लोचदार होता है तो ये जी बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका AR और ये हो गया आपका, यहां से बनाएंगे बहुत ही आराम से, ठीक है। MR कर्व आपको जो है ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका MR, ठीक है। ये हो गया आपका AR, ये हो गया आपका MR, ठीक है, जब अधिक लोचदार है। और MC कर्व को ड्रॉ करेंगे अब हम यहाँ पर। MC कर्व मान लीजिए ये हो गया आपका MC कर्व, ठीक है। अब ये इसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है जी यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका OQ, ठीक है। तो MC कितनी आ रही है, इसको नाम दे दीजिए चाहे A, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस कितना आ रहा है इस पॉइंट पर, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए B। तो ये तो हो गया जब अधिक लोचदार है। जब आपका क्या है, जब अधिक लोचदार है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो BA आ रहा है, BA ये आपकी जो है मोनोपोली पावर है, ठीक है। लेकिन जब आपका अब यहाँ पे क्या है, शक्ति कम है, कम लाभ हो रहा है, ज्यादा इतना हम जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब वो कह रहा है जब मांग वक्र कम लोचदार होता है, तो जब कम लोचदार होगा तो कर्व जो है आपका कैसे बनेगा, देखिए तब आपका जो है इसका अंतर जो है ज्यादा होगा और आप जो है ज्यादा प्रॉफिट जो है अर्न कर पाएंगे। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। अब जब आपका कम लोचदार है, तो जब आपका कम लोचदार होगा तो ये कैसे बनेगा जी, तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। ये हो गया AR और ये हो गया आपका MR, ठीक है। ये हो गया AR, ये हो गया MR। ये जो AR वक्र होता है यही किस चीज को इंडिकेट करता है, डिमांड कर्व को, ठीक है। इसलिए ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा ऐसे बनाया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा ऐसे बनाया है, क्योंकि यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से MC कर्व को जो है ड्रॉ कर देता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे MC कर्व को कहां पर कर रहा है, ये कर रहा है जी यहाँ पर OQ, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं A और प्राइस जो है यहाँ पर कितना है, प्राइस जो है यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्राइस जो है आपका B। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जब कम है, कम लोचदार है जब आपकी मांग, तो ये जो BA क्या जो ये वाला गैप है ये बहुत ही ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इससे। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ये पता चल गया कि जब आपकी मांग की जो लोच है जब वो अधिक लोचदार होती है तो कीमत और MC के बीच का अंतर जो है वो कम होता है, आप एक मोनोपोली पावर कम होती है। लेकिन जब कम लोचदार होती है तो अंतर ज्यादा होगा, आप ज्यादा प्रॉफिट जो है अर्न कर सकेंगे, ठीक है। ये दोनों ही सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है और कर्व भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब आती है बात लास्ट पॉइंट की कि इसकी जो है लिमिटेशन जो है क्या है, ठीक है।
अगर हर किसी का भाई नुकसान है, फायदे हैं तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये है, या आलोचनाएं भी कह सकते हो, एकाधिकार शक्ति जो है वो पूर्ण रूप से कीमत और लागत के बीच के अंतर पर निर्भर नहीं करती है। यहां पर इसने क्या बोला कि भाई कीमत और लागत इसके बीच का जो अंतर है वही क्या है, वही मोनोपोली पावर है। लेकिन पहली लिमिटेशन ये है, कह रहा है केवल इसी के बीच के अंतर पर डिपेंड नहीं करती है, एकाधिकार वाले का अपने उत्पादन पे जो कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है, इस चीज पर भी जो है मोनोपोली पावर डिपेंड करती है। साथ के साथ लर्नर का ये जो माप है ये स्थैतिक है। स्थैतिक का क्या मतलब है, ये आपको ये नहीं बताता कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये जो कर्व जो बन रहा है ये न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से बना है, ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से बना है। इसका जो मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत का जो स्तर है ये टेक्नोलॉजी के बारे में जो है साइलेंट रहता है, इसलिए इसको स्थैतिक माप जो है कहते हैं। और साथ के साथ लर्नर का जो फॉर्मूला है वो एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कीमत रहित प्रतियोगिता, एक तो इसमें, साथ के साथ भिन्नता अल्पाधिकार, इन दोनों ही सिचुएशन को मापने में जो है असमर्थ है। ये इसकी तीसरी जो है लिमिटेशन है। पूर्ण एकाधिकार की शक्ति की स्थिति में भी ये व्याख्या नहीं कर सकता है। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब उद्योग के अंदर लेबर और कैपिटल इन दोनों के अनुपात में जब चेंज आता है लॉन्ग रन में, तो ये जो है उससे प्रभावित होता है। ये 5 जो है लर्नर के माप की या लर्नर सूचकांक की ये कह सकते हो लिमिटेशन है। ठीक है जी, तो इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई सा कर्व समझ ना आया हो, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।